गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम इन श्योर माइंड। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज़ लाया हूँ जो आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सिर्फ आपको किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आप लोगों के लिए पूरे डिटेल में क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। ये आप लोगों से मेरी विनती है। और जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे जितने कॉन्टैक्ट हैं उन पे से शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपसे विनती है मेरी। तो आइए, मेरा नाम शिवम कुमार झा है। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज साउट टू बी बैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है या फिर बात की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक बैग यानी कि प्लास्टिक बैग 2000 मैं आपको बता देता हूँ। प्लास्टिक बैग 2019 में बात की गई थी। 2019 में बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि इसे बैन कर दिया जाएगा। 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर को आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ हुई है। जन्मदिन भी मनाते हैं हम लोग, ये आप लोग को पता होगा अच्छे तरीके से। और इसे पूरी तरह से बैन करने की बात की गई थी 2022 तक कही गई थी। 2022 तक ये पूरी तरह से प्लास्टिक बैग बैन हो जाएगा। तो आइए फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आप लोग को। जूट बैग, जैसे पहला ऑप्शन है ए नंबर में जूट बैग। तो जूट बैग के मैं बताता हूँ, ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के द्वारा आता है। और एक क्वेश्चन में एक वर्ड है इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज गार्डेड ऑन द इंडियन साइड बाय। भारत बांग्लादेश सीमा भारतीय साइड पर पहरा देती है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की जिस सीमा है वहाँ पे कौन पहरा देता है, कौन सी सेना पहरा देते हैं। तो वहाँ पे पहरा देते हैं हमारे बीएसएफ। तो मैं आप लोगों को लिए और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बीएसएफ और ये जो बॉर्डर है, ये जो हमारी बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बाउंड्री जो शेयर करती है 4000 किलोमीटर की शेयर होती है दोनों के बीच। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अवार्डेड टू द जियोग्राफिकल एजुकेशन यानी जीआईडी टैग रिसेंटली इन कर्नाटक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ मिनट की कुछ सेकंड मैं आप लोग को देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूँ। यानी कि हाल ही में कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित नहीं किया गया, यानी कि नहीं किया गया, किसे सम्मानित जीआईडी टैग से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा? कुर्ग रोबस्टा। क्या होगा? कुर्ग रोबस्टा। और कुर्ग रोबस्टा। और ये अगले क्वेश्चन के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड इन, यानी कि खुदीराम बोस को डैश में फांसी दी गई। कहाँ पे फांसी दी गई? तो इसका आंसर आप लोग को बताइए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ। खुदीराम बोस वाज हैंग्ड इन। खुदीराम बोस को डैश में फांसी दी गई थी। कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर आप लोग का होगा
मुजफ्फरपुर। कहाँ पे होगा? मुजफ्फरपुर। और ये क्यों फांसी दी गई थी, मैं इसका थोड़ा आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की दोनों मिल के किंग्स फोर्ट पे गोली चला दी थी। किंग्स फोर्ट पे गोली चलाई थी। कब चलाई थी? 1908 के केस में। 1908 के केस में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने दोनों मिलके किंग्स फोर्ट पे गोली चला दी थी, जिसके कारण खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चक्की ने खुद को अपने आप को गोली मार ली थी। आइए फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सेप्टेड हांगकांग, हाउ मेनी अदर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स सार्स आर देयर इन चाइना। चलिए, हांगकांग को छोड़कर चीन में कितने अन्य स्थानिक प्रशासनिक क्षेत्र है? यानी कि हांगकांग को छोड़कर चाइना में कितने अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है? तो कितने हैं? एक ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, एक ही है। और वो कौन सा है? मकाऊ जो है हांगकांग के अलावा एक मकाऊ हुई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है चाइना में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ के लिए याद रखिएगा मकाऊ, आप नोट कर लीजिए कि कहीं पे, मैं थोड़ा अभी दिक्कत हो रही है, नहीं तो यहाँ पे लिख देता मैं मकाऊ स्पेलिंग के साथ। स्पेलिंग मकाऊ लिख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मकाऊ, हांगकांग को छोड़कर दूसरा मकाऊ एक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, असुर इज़ ए ट्राइब ऑफ। असुर एक डैश की जनजाति है, ये यानी कि कहाँ की जनजाति है? असुर कहाँ की जनजाति है? असुर एक जनजाति है, कहाँ की जनजाति है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर बताइए। मैं कुछ सेकंड में इसका आंसर आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँगा कि असुर जो है झारखंड राज्य की है। और झारखंड राज्य में भी ये कहाँ पे है? कहाँ की जनजाति, किस डिस्ट्रिक्ट की जनजाति है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मैंने आपको बताया कि ये झारखंड राज्य की है, झारखंड राज्य की जनजाति है। बट झारखंड राज्य और बिहार में भी ये जनजाति पाई जाती है, यानी कि जनजाति रहते हैं। बट झारखंड में ये कहाँ पे है? ये है हमारा पलामू जिला में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में ये जनजाति है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल्स फ्यूल्स इज। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। सॉरी, इसका आंसर तो दिख रहा है बट हाँ, तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सूर्य यानी कि सन। जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा को एक अंतिम स्रोत है, यानी कि संग्रहित ऊर्जा यानी कि कहाँ पे स्टोर्ड होती है, जमा होती है, सारे ऊर्जा कहाँ पे जमा होती है? तो वो है सूर्य, ठीक है। इसमें से मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन में एक वर्ड है फॉसिल्स, एक वर्ड है स्टोर्ड इन फॉसिल्स। तो फॉसिल्स फ्यूल्स जो है ये बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स, अपसादी चट्टान से मिलती है। फॉसिल्स कहाँ से मिलती है? अपसादी चट्टान से मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आप लोग याद रखिएगा। फॉसिल्स जो है ये कहाँ पे मिलती है, किससे मिलती है? सेडिमेंट्री रॉक से, अपसादी चट्टान से मिलती है। और मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे सन है, जैसे ऑप्शन में सन दिया हुआ है, तो सन की एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से। और सन की एनर्जी और सन की लाइट जो है वो 498 सेकेंड 498 सेकेंड में धरती पे आती है, यानी कि 8 मिनट 18 सेकेंड में आ जाती है। और यहाँ पे एक है मून ऑप्शन है, तो मून की लाइट जो है, मून की लाइट कितने सेकंड में या कितने मिनट कितने सेकंड में यहाँ पे धरती पे, अर्थ पे आती है, ये आप लोग का
होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, मैं चेक करूँगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है ग्रेटा थनबर्ग इज, तो वो कौन थे? ग्रेटा थनबर्ग यानी कि कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेटा थनबर्ग क्या है, कौन थे? तो वो क्या है? ऑप्शन है, आप लोग बताइए ग्रेटा थनबर्ग इज, इसका आंसर क्या होगा? मैं एक सेकंड के लिए, तो इसका आंसर एन इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़। तो ये कौन थे? एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे। कौन थे? एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे। आप लोग नोट करते जाइए, एक लिखते जाइए क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा वेट कर देता हूँ, रोक देता हूँ कुछ मिनट के लिए। आप लोग नोट कीजिए कॉपी में और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Which one of the following instrument is used for locating submerged objects is? Which of the following instrument is used for locating submerged objects in the ocean? महासागर में जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया जाता है? तो देखो, महासागर में जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, सोनार। क्या होगा? सोनार। तो अब सोनार, अब देखिए एक ऑप्शन है ग्लेवेनोमीटर। ग्लेवेनोमीटर से हम क्या करते हैं, कोई भी कितना भी छोटा मेरा करंट रहता है ना, उसको हम मेज़र कर लेते हैं। अगर 10⁻⁻6 एम्पियर करंट भी है ना, तो उससे ग्लेवेनोमीटर से हम क्या करते हैं, उसे मेज़र कर लेते हैं, माप लेते हैं, ठीक है। और ग्लेवेनोमीटर को हम ए मीटर में अगर चेंज करते हैं, उसका वायर क्या होता है? पैरेलल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ग्लेवेनोमीटर को ए मीटर में अगर चेंज करते हैं तो उसका वायर क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। ये चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए। अगर ग्लेवेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करते हैं तो उसका वायर क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे की क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए। आगे का क्वेश्चन है द हाउडी मोदी प्रोग्राम वाज हेल्ड इन। हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन डैश में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, पहले कॉपी में लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा ह्यूस्टन। क्या होगा? ह्यूस्टन। कॉपी में नोट कीजिए क्वेश्चन और आंसर, ह्यूस्टन। क्या होगा आंसर इसका? ह्यूस्टन। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इसमें से बताना चाहूँगा। ह्यूस्टन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा राज्य सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। Who among the following founded the Lathi Club? Who among the following founded the Lathi Club? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा कुछ डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा और नोट करते जाइएगा। पहली बात तो कॉपी और कलम देख के रखिए जो कि मैं बताऊं, और क्योंकि आज मैं डिटेल करके पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप कॉपी उसे डिटेल में लिखिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको कृपया करके प्लीज़ आप नोट करके रखिए। चलिए बाल गंगाधर, इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में किसने लाठी क्लब की स्थापना की? किसने? लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए फिर
अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सारी चीज़, होम रूल लीग की स्थापना की थी, स्टार्टेड की थी। होम रूल लीग 1916, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। लिख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या हुआ था? होम रूल लीग का स्टार्टेड हुआ था 1916 में। और होम रूल लीग हमेशा होम रूल लीग दो टाइप में हुआ है। एक 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 महाराष्ट्र में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। एक महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में हुआ था, जो कि बाल गंगाधर। एक मद्रास में हुआ था, जिसको एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक इसे क्यों लाए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वार को आगे कंटिन्यू के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार उसमें हो रहा था, उसको आगे करने के लिए होम रूल स्टार्ट किए थे, इसलिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को आगे ले जाने के लिए, आगे कंटिन्यू चलाने के लिए, आगे चलने के लिए होम रूल लीग की स्टार्टेड की गई थी। और मैं एक चीज़ बाल गंगाधर तिलक के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ चीज़। बाल गंगाधर तिलक की दो पेपर हैं, एक मराठा पेपर, उनकी एक पेपर है न्यूज़पेपर, एक मराठा पेपर, और एक दूसरा है केसरी पेपर। और बाल गंगाधर तिलक की कुछ बुक्स हैं जिसे मैं आप लोगों को जो आप लोगों को बताऊँगा। एक है आर्कटिक होम टू वेदास, ये बुक है। और रहस्य, गीता रहस्य, ये आप लोग याद रखिए, गीता रहस्य और आर्कटिक होम टू वेदास, ये क्या है? इनका बुक है, याद रखिए। और मराठा पेपर और केसरी पेपर ये इनका बाल गंगाधर तिलक का पेपर है, न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर ये अपने ये, ठीक है। चलिए, और इसमें एक ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय। तो मैं कुछ लाला लाजपत राय के बताऊंगा, लाला लाजपत राय के बारे में। तो चलिए, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से, पहली बात तो याद रखिए, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और पंजाब में इन्होंने, लाला लाजपत राय ने पंजाब में इन्होंने नेशनलिज्म फैलाया था, ठीक है, नेशनलिज्म फैलाया था। और लाला लाजपत का एक बुक है अनहैप्पी इंडिया, जिसे लाला लाजपत राय ने लिखा है। इनका बुक है एक अनहैप्पी इंडिया। चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं। द राफेल डील रिलेटेड्स टू द एक्विजिशन ऑफ। तो क्वेश्चन है, राफेल सौदे के अधिग्रहण से संबंधित है। राफेल सौदे के अधिग्रहण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है लिखा हुआ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऊपर है, सॉरी थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऊपर नीचे करके। द राफेल डील्स रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ। तो इसका हिंदी, अगर कोई हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो हिंदी में लिखें, राफेल सौदे डैश के अधिग्रहण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फाइटर प्लेन। क्या होगा? फाइटर प्लेन। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आगे बढ़ता हूँ। द यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है इसका मुख्यालय? ये आप लोग बताइए, मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ। तो बताइए इसका आंसर कहाँ पे है? तो इसका आंसर है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे है, अब देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो एक होता है ह्यूमन राइट्स डे। क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे। वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इसमें से एक दूसरा ऑप्शन है मेरा, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया जिनेवा, ठीक है। अब ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं, ऑप्शन पे कुछ डिटेल करेंगे। पर जैसे दूसरा वाशिंगटन में क्या है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। पेरिस में क्या है? यूनेस्को। पेरिस में किसका है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। लंदन में क्या है?
लंदन में क्या है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ये लोग आप लोग ये तीनों चीज़ ये आप लोग याद रखिएगा। मैं आज बोला था कि डिटेल में बताऊंगा, सो पूरे डिटेल में आज धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 15वां क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं और 15वां क्वेश्चन हमारा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट लाल बहादुर शास्त्री जी डाइड इन तस्केंट, वेयर इज इट करेंटली लोकेटेड। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन ताशकंद में हुआ। ताशकंद में हुआ। वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? यानी कि ताशकंद वर्तमान में कहाँ स्थित है? निधन कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था, पर वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? ये है रूस में। कहाँ पे है? रूस में है। आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है? रूस में है। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 16वां नंबर क्वेश्चन पे आ गया है, विच स्कैम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपुल टू बैंकिंग सर्विस। यानी कि बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? यानी कि किस योजना में भारत सरकार ने कहा गया था कि यहाँ पे बहुत अधिक से अधिक लोग को ऐड करना है, जोड़ना है, तो वो कौन सा था? वो था, मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन था, पीएम जनधन योजना। कौन था? पीएम जनधन योजना। इसमें क्या बात की गई थी कि सभी के बैंक वालों के ग्राहक को गवर्नमेंट कनेक्ट टू द मोर एंड मोर पीपुल टू बैंकिंग सर्विस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों को जोड़ने की बात की गई थी इस योजना में। तो इसमें एक और है, मेक इन इंडिया एक ऑप्शन है। मेक इन इंडिया भी प्रधानमंत्री जी ही लाए थे और इनका इसमें ये कब हुआ था? 2014 में। और पीएम, एक ही चीज़ याद रखिएगा, पीएम जनधन योजना भी स्टार्ट हुआ था 2014 में। कब आया था? 2014 में। और पीएम धन योजना को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री फिनांस मिनिस्ट्री से संबंधित है। ये क्या है? पीएम धन जन योजना किससे संबंधित है? फिनांस मिनिस्ट्री से। और फिनांस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप हमेशा पूछ देता है। पीएम जन धन योजना किससे संबंधित है? फिनांस मिनिस्ट्री से। और फिनांस मिनिस्ट्री से का डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये चीज़ हमेशा याद रखता है कि फिनांस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट कौन सा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस सर्विस। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगला एक मेरा ऑप्शन है मेक इन इंडिया, जिसका मैं आप लोगों को बताया कि 2014 में ये भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एक ऑप्शन है पीएम मुद्रा योजना। और मेक इन इंडिया में एक चीज़ और बताऊंगा कि मेक इन इंडिया इसलिए लाया गया था, इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया था कि जो भी हमारे देश में बनेगा वो हमारे ही देश में बनेगा, किसी और देश से हम नहीं खरीदेंगे। जो भी बनेगा हमारे देश में बनेगा, अपने देश से हम खरीदेंगे। और एक दूसरा डी नंबर एक ऑप्शन है पीएम मुद्रा योजना, यानी कि पीएम मुद्रा योजना भी 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। पीएम मुद्रा योजना 2015 में, मेक इन इंडिया 2014 में, फिर और पीएम जन धन योजना 2014 में स्टार्ट किया गया था। चलिए फिर आगे क्वेश्चन 17। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। हाँ 17 नंबर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स इज करेक्ट? वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसे पहला है, यह हवा के रंग को इंगित करता है। बी नंबर है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है। यह ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को निर्धारित करता है। यह
वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है जिससे मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है जिसमें मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा होती है, यानी कि इट प्रिडिक्ट्स, आंसर जो इंग्लिश मीडियम में है वो लिख लीजिए, इट प्रिडिक्ट्स एयर पोल्यूशन मैनी बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्फर इन द एयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द अर्थ हुज स्टेटमेंट इज एबव। मेरे पास ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि थिए अर्थ पर इस अर्थ पर बहुत काम किया जाना है, यानी कि इस अर्थ पर, इस धरती पे बहुत सारा काम किया जाना है। ये किसका कथन है? किसका कथन है? तो पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चौथा है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो मैं, आप लोग याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम में नोट कर लीजिए, मैं ऊपर नीचे करके दूंगा, देख लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ, तब तक आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या होगा? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या होगा इसका आंसर? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए मैं इसमें से कुछ ऑप्शन है, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता। क्या है नाम है? स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता। ये आप लोग नोट कर लीजिए, नरेंद्रनाथ दत्ता। और दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? मूलशंकर। क्या नाम है? मूलशंकर। ठीक है, क्या नाम है? मूलशंकर। अब देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताता हूँ। इसको विवेकानंद का टाइटल जो है अजीत सिंह खेत्री ने दिया था। किसने दिया था? अजीत सिंह खेत्री। कौन सा टाइटल? विवेकानंद का टाइटल किसने दिया था? अजीत सिंह खेत्री ने। और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, शिकागो गए थे। और कब गए थे? 1893 में गए थे शिकागो। ठीक है। दूसरा है स्वामी विद्यानंद सरस्वती। इसका ओरिजिनल मैंने आप लोगों को बताया कि मूलशंकर। इसका क्या नाम है? मूलशंकर। और इसने आर्य समाज स्टार्ट किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या स्टार्ट किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या स्थापना किए थे? आर्य समाज का। 1875 में बॉम्बे में, 1875 बॉम्बे में। और इसने स्वराज वर्ड दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज वर्ड दिया है। और वेद, इनका कुछ बुक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कुछ बुक है जो कि वेद, सॉरी भूमिका, जैसे इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बुक है भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। और वेद भाष्य बुक है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओह सॉरी, ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है हमसे, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन हो गई थी, यहाँ 19 क्वेश्चन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से मेल खाता है? तो ये आप लोग बताइए इसमें से। बताइए कौन सा मेल खाता है? तो इसका आंसर होगा इटवा पायलट, एल्बर्ट मेयर। कौन सा मेल खाता है? इटवा पायलट। अब मैं इटवा पायलट क्या होता है? इटवा पायलट था मॉडल विलेज बनेंगे। इटवा मीन्स होता है मॉडल विलेज बनेंगे, ये बात की गई थी हरियाली के ऊपर। इटवा में क्या हुआ था? इटवा के मतलब हुआ, इटवा में क्या है? हरियाली की बात की गई थी, हेल्थ की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? इटवा में हेल्थ की बात की गई थी, इन्वायरमेंट की बात की गई थी। और एक ऑप्शन में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ग्रो मोर फूड कंपेरिजन, यानी कि अधिक भोजन अभियान बढ़ाएं। ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, ये ब्रिटिशर्स के समय ही आ गई थी। किसके समय आ गई थी? ब्रिटिश समय के ही आ गई थी। ठीक है। और एक है
एक है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है विनोबा भावे नहीं, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। इटवा पायलट क्या था? इटवा पायलट था मॉडल विलेज बनेंगे। इटवा पायलट क्या था? इसमें बताया गया, बोला गया था कि मॉडल विलेज बनेंगे। हरियाली के ऊपर बात की गई थी, हेल्थ के ऊपर बात की गई थी, इन्वायरमेंट के ऊपर बात की थी। किसमें? इटवा पायलट के बारे में। ठीक है, और दूसरा मैं बताता हूँ आपको, ग्रो मोर फूड कंपेजिन। ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, ये ब्रिटिशर्स के समय ही आ गई थी। ठीक है, और सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो था ये महात्मा गांधी ने लाया था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसका ओरिजिनल आंसर का भी आंसर क्या है? इटवा पायलट अल्बर्ट मेयर, ये एकदम मैच करता है, एकदम सही है। ठीक है, और जो गलत था ग्रो मोर फूड कंपेरिजन, ये मैं आपको बता दिया कि ग्रो मोर फूड कंपेरिजन जो है ब्रिटिशर्स के सामने आ गया था, के समय में आ गया था। और सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है महात्मा गांधी के द्वारा आया था। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, ओ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, सॉरी। फर्स्ट हाँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गई थी, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था, इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।